नमस्कार दोस्तों, मैं फैक्ट विज आप लोग के लिए फिर से वापस से ले आया हूँ 5 अमेजिंग साइंटिफिक फैक्ट्स ऑफ द वीक। तो चलिए जानते हैं कि इसमें आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। ये प्री कैप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आज हम जानेंगे कि बर्ड्स जो है हमारी वी फॉर्मेशन में क्यों उड़ती हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि रॉकेट्स को मून से भेजना ज़्यादा आसान क्यों है। फिर हम जानेंगे कि बिजली की गिरने की आवाज़ होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है। उसके बाद हम जानेंगे कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या होता है। और फाइनली हम जानेंगे कि आइस एज कैसे हुआ। सबसे पहले जानते हैं कि बर्ड्स जो है हमारी वी फॉर्मेशन में हमेशा क्यों होती हैं। ये वी फॉर्मेशन जो है हमारी हमेशा माइग्रेटरी बर्ड्स में पाई जाती है। और ये होता क्यों है कि जो सबसे आगे वाली बर्ड जो होती है, जब वो ऊपर और आगे उड़ती है तो वो पीछे एक वोर्टेक्स क्रिएट करती है। वो वोर्टेक्स जो है हवा को हमेशा नीचे फेंकती है, नीचे की डायरेक्शन में। तो अगर कोई और बर्ड जो है इस वोर्टेक्स में अगर उड़ने की कोशिश करेगी तो उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हवा नीचे की तरफ फेंकी जा रही है। तो ऊपर उठने के लिए उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होगी। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग अगर वोर्टेक्स जो है हवा को नीचे फेंक रही है तो साइड में वही वोर्टेक्स जो है ऊपर की तरफ उठता है, वो नेचुरल थ्रस्ट क्रिएट करता है। इसी वजह से जो है चिड़िया हमारी इस रीजन साइड वाले रीजन जो है उसमें उड़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, क्योंकि उसमें उनको ज़्यादा थ्रस्ट मिलता है, हेंस उनको कम एनर्जी जो है कंज्यूम करनी पड़ती है। तो माइग्रेटरी बर्ड्स में ये ज़्यादा इसलिए पाया जाता है क्योंकि उनको बहुत लंबा डिस्टेंस जो है ट्रैवल करना होता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ये वी फॉर्मेशन हमको मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स में भी मिलता है, सेम रीज़न की वजह से। जैसा कि हम इन दो इमेजेस में देख सकते हैं, एक बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन इन्होंने दिखाया गया है। अब ये बर्ड्स और प्लेन दोनों के लिए ये चीज़ फॉलो होती है। हम देख सकते हैं जैसे यहाँ प्लेन उड़ रहा है तो वो पीछे एक डाउन थ्रस्ट को क्रिएट कर रहा है, जिसको डाउन वॉश बोलते हैं। और साइड में अप वॉश यानी कि ऊपर की तरफ जो है हवा को फेंक रहा है, बीच में जो है नीचे की तरफ फेंक रहे हैं। तो अब जानते हैं कि ठंडा क्लैप या बिजली गिरने की आवाज़ जो है वो क्यों पैदा होती है। तो मान लीजिए ये हमारा बादल है, ये ग्राउंड है। जब दोनों तरफ अपोजिट चार्जेस आ जाते हैं, बादल में मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज आ गया और ग्राउंड में हमारा नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इन चार्जेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है बिजली गिरती है। ठीक है, अब होता क्या है कि बिजली जब गिरती है तो चैनल क्रिएट हो जाता है। अब ये चैनल क्यों क्रिएट होता है आप सोचेंगे, तो होता क्या है, जो ये लाइटनिंग होती है बहुत गर्म होती है, ये 5 गुना ज़्यादा गर्म होती है हमारी सन से। ये बहुत अमेजिंग बात है। तो उससे क्या होता है, एयर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो जो है हीट अप हो जाते हैं उस रीजन के जहाँ बिजली गिरती है, और ये हीट अप होके हट जाते हैं। तो क्या होता है, एक रीजन ऑफ लो प्रेशर हमारा जो है क्रिएट हो जाता है। अब इस चैनल के चारों तरफ हाई प्रेशर रीजन है, क्योंकि वहाँ एयर मॉलिक्यूल्स हैं। एयर मॉलिक्यूल जब मूव करते हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर से, तो हमारा जो चैनल है वो कोलैप्स हो जाता है। इसी कोलैप्स होने की आवाज़ जो है थंडर क्लैप कहलाती है। अब ये जानते हैं रॉकेट्स को मून से भेजना ज़्यादा आसान क्यों है। तो होता ये है कि मून में जो वेट होता है वो इन कंपैरिजन टू अर्थ 1/6 सिर्फ होता है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर अर्थ में मान लीजिए कोई चीज़ 10 kg वेट कर रही है, तो मून पे हमारे वही वेट अगर हम नापेंगे तो वो 10/6 kg होगा। ऐसा होता क्यों है, इसलिए क्योंकि मून पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g है वो 1/6 होती है अर्थ के मुकाबले। ठीक है, चूँकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती है मून पे, इस वजह से जो है एस्केप वेलोसिटी भी मून में कम होती है, सिर्फ 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, जबकि अर्थ में यही एस्केप वेलोसिटी हमारी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास है। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी भी कम है, और एक वजह ये भी है कि एक तो मून पे जो है हमारा एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से उनको जो है एयर लॉसेस भी नहीं झेलने पड़ते हैं। तो अब एस्केप वेलोसिटी भी कम है, लॉसेस भी नहीं झेलने पड़ रहे हैं, तो जो मटेरियल यूज़ होगा रॉकेट में हमारा वो कम होगा। एक वजह तो ये है, और दूसरी वजह ये भी है कि फ्यूल की जो कंजप्शन होती है इन सब लॉसेस को ओवरकम करने के लिए और एस्केप वेलोसिटी रीच होने के लिए जो फ्यूल हम बर्न करते हैं वो भी कम होगा। तो इसी वजह से जो है रॉकेट का साइज़ हम छोटा यूज़ कर सकते हैं ब्लास्ट ऑफ करने के लिए। तो यही सब रीज़न है कि मून से रॉकेट भेजना ज़्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू अर्थ। तो अब हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल लेंस क्या होता है।
तो होता क्या है, बहुत भारी ऑब्जेक्ट्स जो डेंसली मास जिसमें पैक्ड होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो स्पेस और टाइम को जो है बेंड कर देते हैं। फैब्रिक ऑफ स्पेस जो है हमारा बेंड हो जाता है। इस बेंडिंग की वजह से जब लाइट जब इससे पास होती है इस स्पेस के फैब्रिक से, तो वो भी बेंड हो जाती है। तो एक तरह का मैग्निफिकेशन इफेक्ट ये क्रिएट करता है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करने लगता है। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करने की वजह से मैग्निफिकेशन क्रिएट करता है। उसी फिनोमिना को हम जो है ग्रेविटेशनल लेंस बोलते हैं। अब कॉन्वेक्स लेंस वही होता है जो हमारे मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज़ होता है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, मैग्निफिकेशन तभी होगा जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है पोल और फोकस के बीच रखा होगा। ठीक है, तो हम जैसा कि इस इमेज में देख सकते हैं कि मैसिव ऑब्जेक्ट ने जो है स्पेस और टाइम को बेंड कर दिया, इस वजह से लाइट भी बेंड हो रही है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस जिस तरह कन्वर्ज करता है लाइट को, ये भी कन्वर्ज ही कर रहा है। इस वजह से जो है हमको मैग्निफिकेशन मिलती है और ये अर्थ में यहाँ जो है रीच हो रही है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ग्रेविटेशनल लेंस का यूज़ किया है। इसका यूज़ जो है डार्क मैटर को खोजने में किया जा रहा है। अब हम जानते हैं कि आइस एज होता क्या है। मान लीजिए ये अर्थ है हमारी, ऊपर का हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नीचे का हिस्सा साउदर्न हेमिस्फीयर है, ये इक्वेटर है बीच की लाइन। तो होता क्या है कि आइस एज में बर्फ़ तो जमती है, लेकिन उसको इतनी हीट नहीं मिलती कि वो वापस वाटर फॉर्म हो जाए। और ये बेसिकली प्राइमरली हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा देखने मिलता है। अब ऐसा होता क्यों है ये हम जानते हैं। ठीक है, इसके लिए एक थ्योरी दी गई है कि अर्थ जो है हमारी मिलैंकोविच साइकिल को फॉलो करती है। अब मिलैंकोविच साइकिल बेसिकली ये बताती है कि हज़ारों सालों में, अर्थ के केस में 26,000 ईयर्स में जो है अर्थ वॉबल कर जाती है। अब वॉबल क्या हुआ अगर आप पूछेंगे, तो जैसे लट्टू जब अपनी स्पिन खोने लगता है तो वो लड़खड़ाने नहीं लगता है एक एंगल पे। मान लीजिए ये हमारी स्टेबल कंडीशन है, लट्टू जब स्पिन में है और स्पिन जब खोने लग रहा है लड़खड़ाने लगता है। तो यही चीज़ को हम जो है वॉबल कहते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो है वॉबल की वजह से चेंज होने लगता है। तो क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइट जो है सन की कम पड़ती है, इसकी वजह से जो है आइस एज क्रिएट होता है। अब होता क्या है, एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ये बोला जा रहा है, माना गया, हाइपोथेसाइज किया गया कि 1830s के आसपास हमारी आइस एज की कंडीशन क्रिएट होने लगी थी, क्योंकि ये पाया गया था कि यूरोप जो है धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। लेकिन ऐसा हुआ इसलिए नहीं, क्योंकि बोला जाता है कि 1800s के आसपास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था पूरे वर्ल्ड में, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुई थी और उसकी वजह से जो है अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया। इस वजह से जो है हमने आइस एज को डिले कर दिया है अबाउट 5000 to 6000 ईयर्स के लिए। सोचते रहो, खेलते रहो, पूछते रहो, समझते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। अगर पसंद आई हो, ना पसंद आई हो, आई एम रियली सॉरी फ्रॉम माई साइड। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इम्प्रूव द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम। सो until and unless, thank you.